मेरे पिता, जो असल में पूरे देश के सबसे अमीर आदमी थे, ने अपनी पहचान छिपाई और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया। एक आम मजदूर की तरह ईंटें ढोते थे। और दिन के दौरान मैं एक टूटी हुई ट्राईसाइकिल चलाता था, सड़कों से कचरा उठाता था। रात में मैं एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करता था ताकि बस अपनी ट्यूशन फीस जुटा सकूं। मैं सचमुच मानता था कि मैं बस एक और गरीब लड्डच का हूं जो सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जब तक कि वह दिन नहीं आया जब मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट किया। तभी सब कुछ बिखर गया। मेरे पिता एक रोल्स रॉयस चलाकर आए, एक पुराना मॉडल, लेकिन फिर भी एक रोल्स रॉयस। उस लग्जरी कार के पीछे सैकड़ों युवा सुंदर महिलाएं खड़ी थीं। हर एक के हाथ में 100 मिलियन से अधिक की बेशकीमती एंटिक्स थीं। साथ ही देश भर में लग्जरी एस्टेट्स के प्रॉपर्टी डीड्स भी थे। और यह सब मेरा ग्रेजुएशन गिफ्ट था। तभी मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। मेरे पिता ने मुझे 20 साल से अधिक समय तक जानबूझकर गरीबी में पाला था ताकि मेरा कैरेक्टर बन सके। लेकिन ठीक उसी पल, इन सबसे पूरी तरह अनजान, मैं अपनी बचाई हुई पॉकेट मनी को पकड़े हुए था, जिसे मैंने हर चीज में कटौती करके बचाया था, और उस 5 स्टार होटल की तरफ जा रहा था जिसे मेरी गर्लफ्रेंड ने डिनर के लिए चुना था। और वहीं सब कुछ गलत हो गया। उसने मुझे ठंडी नजर से देखा और कहा, सियाहान, खुद को एक बार अच्छी तरह देख लो। मेरे लिए ऐसी जगह आना नॉर्मल है, लेकिन ये शायद तुम्हारे पास मौजूद सबसे अच्छी ड्रेस है ना? मैं बहस भी नहीं कर सका। वह गलत नहीं थी। मेरा परिवार जितना साधारण हो सकता था उतना ही साधारण था। इस बीच उसकी एक हैंडबैग की कीमत 1 लाख से अधिक थी। उस लग्जरी माहौल में वहां बैठे हुए उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस चमक रहा था, जबकि मुझे बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं हो रहा था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वेटर को ठीक से कैसे बुलाते हैं। टेबल पर रखे फ्रेंच डिशेस ऐसे पहेलियों की तरह लग रहे थे जिन्हें सुलझाना मुझे नहीं आता था। मुझे तो उन्हें खाना भी नहीं आता था। वह हीन भावना का भारी एहसास, इसने मुझे कुचल दिया। ठीक है मिंगू, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। एक हैंडसम नौजवान पास आया, उससे प्यार से बात करते हुए। उसने एक परफेक्ट सूट पहना था और उसके हाथ में मौजूद पोर्श की चाबी मुझे ऐसा महसूस हो रही थी जैसे वह सीधे मेरी आंखों में चुभ रही हो। उसने एक जेंटलमैन की तरह उसे उठाया और शुरू से अंत तक उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसके रिफाइंड लुक की तुलना में मेरी पूरी ड्रेस, जिसकी कीमत 200 येन से भी कम थी, एक मजाक लग रही थी। किन मिंगू हल्के से मुस्कुराई। शियावान, हमारा सब खत्म हो गया है। उसने उस आदमी के हाथ में अपना हाथ डाला और बाहर निकल गई। बाहर वह आंखों को चुभने वाली पोर्च स्टार्ट होकर गरजने लगी। कई गपशप करने वाले वेटर पहले ही सब कुछ होते हुए देख चुके थे। उसके जाने के बाद एक वेट्रेस चुपचाप मेरे पास आई। सर, क्या मैं इन्हें हटा दूं? उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजे, लेकिन शिनमिंगू की आवाज और जोर से गूंजी। सबसे दर्दनाक बात चिल्लाना या अपमान नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति की उदासीनता है जो कभी अपना महसूस होता था। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वेट्रेस ने मेरे सस्ते कपड़ों पर नजर डाली और अपने होंठ सिकोड़ दे, सर, मैं इन्हें ले जाती हूं। जैसे ही उसने प्लेटों के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने अचानक अपना सिर उठाया और सीधे उसे घूरने लगा। मेरी आंखें खून से भरी हुई थीं। मेरी आवाज भारी हो गई। क्या मैंने तुम्हें इन्हें ले जाने के लिए कहा? वह घबरा गई और अनजाने में पीछे हट गई। मैंने दबाव डाला। मेरी आवाज और तीखी हो गई। क्या मैंने कहा कि तुम इन्हें हटा सकती हो? क्या एक 5 स्टार होटल अपने मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करता है? मेरे चिल्लाने ने आसपास के सभी लोगों का ध्यान खींच लिया। ज्यादातर आंखें वेट्रेस की तरफ मुद्द गईं। वह तुरंत शर्मिंदा महसूस करने लगी। उसका एक्सप्रेशन खराब हो गया जब उसने पलटकर जवाब दिया, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अगर तुम्हें डंप कर दिया गया है तो कहीं और जाकर अपनी भद्दास निकालो। तुमने पहले एक शब्द नहीं कहा था। अब बहादुर बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने तुम्हें छोड़ दो दिया। मैं असल में हंसा, लेकिन वह शुद्ध गुस्सा था, और अगले ही सेकंड मैंने पूरी टेबल पलट दी। वेट्रेस ने उपहास किया, ओह, देखते हैं कि क्या तुम इसे चुका सकते हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहां हो? सिक्योरिटी, उस पर नजर रखो, उसे भागने मत देना। 2 और आधा मिनट बाद उस टेबल पर केवल सजावट की कीमत लगभग 10,000 येन थी। वेट्रेस स्पष्ट रूप से उत्सुक थी। मैं आगे क्या करूंगा? और फिर 2 अधेड़ उम्र के आदमी होटल में आए। उनमें से एक मेरे पिता थे, दूसरा हमारा पड़ोसी अंकल शियाओ। मेरे पिता की भौहें कसकर तनी हुई थीं। उनके कदम भारी थे, जैसे वह गुस्से के तूफान को दबा रहे हों। मैं तुरंत चलकर पास गया और अपना सिर झुका लिया। पिताजी, मुझे पता था कि 10,000 येन एक छोटी राशि नहीं थी। तथ्य यह है कि वह अंकल शियाओ को भी लाए थे। शायद इसका मतलब था कि हमारा परिवार इसे वहन नहीं कर सकता था। हमारी स्थिति हमेशा से खराब रही थी। मैंने खुद को एक सख्त डांट के लिए तैयार किया। इसके बजाय मेरे पिता ने शांति से कहा, आगे बढ़ो, इसे तोड़ दो। मैं जम गया। उन्होंने धीरे से धुएं की एक लकीर छोड़ी। तुम आज नाखुश हो? अगर तुम चीजें तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और यह कहने के तुरंत बाद उन्होंने एक कुर्सी पकड़ी और उसे सीधे फर्श से छत तक की कांच की खिड़की में दे मारा।
क्रैश। आवाज तीखी और विस्फोटक थी। पूरी कांच की दीवार तुरंत चकनाचूर हो गई। विट्रेस का चेहरा बदल गया। हाँ, ये लड़का पहले से ही पागल है और अब बूढ़ा उससे भी बदतर है। तुम्हें यहां परेशानी पैदा करने का अधिकार किसने दिया? वह चिल्लाई। मैं आगे बढ़ा, उसे रोकने की कोशिश की। पिताजी, मुझे पता है कि मैं गलत था। लेकिन वह चिल्लाए, बूढ़े शियाओ, इसे तोड़ो। अंकल शियाओ एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहे थे जिसके साथ आप बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहेंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के एक कुर्सी उठाई और नजर में आने वाली हर चीज को तोड़ना शुरू कर दिया। महंगी सजावट, आभूषण, सब कुछ टुकड़ों में टूट गया। लग्जरी होटल की लॉबी पूरी तरह से अराजकता में बदल गई। मैं पूरी तरह से दंग रह गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या तुम सब पागल हो? तुम्हें चीजें तोड़ना पसंद है ना? सिंघाई में परेशानी पैदा कर रहे हो। देखते हैं कि आज तुम यहां से कैसे बाहर निकलते हो। तुम इसे चुकाते चुकाते दिवालियां हो जाओगे। वेट्रेस हिस्टेरिकल होकर चिल्लाई। मेरे पिता ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया। छोटी बच्ची, चाहे हम कितना भी भुगतान करें, ये होटल को जाता है। इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम क्यों चिल्ला रही हो? जाओ अपने बॉस को बुलाओ, हमारे बॉस को बुलाओ। तुम्हें लगता है कि तुम इसका खर्च उठा सकते हो? उसने झटके से कहा, उनकी ओर इशारा करते हुए। उपद्रवियों का झुंड, तुम में से कोई नहीं जा रहा है। ठीक उसी पल 2 मिलियन की कीमत वाली एक मर्सिडीज बाहर रुक गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर भागा। बॉस यहां है, वेट्रेस चिल्लाई। उसका चेहरा चमक उठा, लेकिन होटल मालिक का एक्सप्रेशन काला था। वह सीधे मेरे पिता की ओर चला। हर कदम के साथ उसका चेहरा बदतर होता गया। मेरे पिता हल्के से मुस्कुराए। लगता है तुम्हारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी नहीं है। मैं अपने बेटे को जानता हूं। अगर वह चीजें तोड़ डोच रहा है तो किसी ने उसे बहुत दूर तक धक्का दिया होगा। और फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। होटल मालिक घुटनों के बल बैठ गया। माफी चाहता हूं बॉस। उस एक वाक्य ने सबको जमा दिया। मैं, वेट्रेस, सिक्योरिटी गार्ड्स, केवल अंकल शियाओ मेरे पिता के पीछे भावहीन बने रहे। बॉस! वेट्रेस का चेहरा पीला पडीडीएच गया। मेरे पिता ने उसे देखा और शांति से कहा, अगर मैं अपने होटल में चीजें तोड़ता हूं तो क्या मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए? मुझे बताओ, क्या मैं अपनी खुद की संपत्ति तोड़ डाल सकता हूं? वह एक शब्द भी नहीं कह सकी। उसका फोन उसके हाथ से फिसल गया और जमीन पर गिर गया। मेरा दिमाग पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया। झिंघाई होटल, पूरे शहर का सबसे लग्जरी होटल। मैं अक्सर पास से गुजरते समय ईर्ष्या से इसे देखता था। अगर चिन मिंगू मुझे यहां नहीं लाती तो मैं जीवन में कभी अंदर नहीं आता। और अब मुझे बताया जा रहा था कि यह होटल हमारा था। मेरे पिता मजाक करने वाले व्यक्ति नहीं थे और होटल मालिक का रिएक्शन, वो एक्टिंग नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब था कि मैं वास्तव में एक अमीर दूसरी पीढ़ी का वारिस हूं। एहसास ने मेरी खोपड़ी में सनसनी पैदा कर दी। ठीक है बच्चे, मेरे पिता ने खड़े होकर कहा, तुम पहले बहुत अपरिपक्व थे, इसलिए तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें कुछ चीजें नहीं बताई। चलो, अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। वो प्राइवेट लिफ्ट की ओर चल पड़ नीचे। बूढ़े शियाओ, यहीं रुको। जैसे ही मेरे पिता गए, होटल मालिक ने राहत की लंबी सांस ली। फिर एक दुष्ट एक्सप्रेशन के साथ वेट्रेस की ओर मुद्दा, अपना सामान पैक करो और यहां से निकल जाओ। मैं व्यक्तिगत रूप से सर्विलांस फुटेज की समीक्षा करूंगा। अगर मुझे सर्विस रूल्स का कोई उल्लंघन मिलता है तो तुम मुआवजा चुकाओगी। वेट्रेस पूरी तरह से घबरा गई थी। उसका चेहरा पछतावे से भरा था। किसने सोचा होगा कि जो हारा हुआ व्यक्ति अभी अभी डंप हुआ था वह असल में होटल के मालिक का बेटा है। इस बीच होटल के बाहर एक पोर्श सड़क पर दौड़ रही थी। मिंगयू, तुम्हारे ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद हम आगे कार रोक सकते हैं। मैं थोड़ी थक गई हूं, चिनमिंगू ने धीरे से कहा, अपने माथे को रगड़ते हुए। जीबुआ के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह कार से बाहर निकली। आकाश शाम के रंगों के साथ लाल चमक रहा था। उसने होटल की ओर पीछे मुड़कर देखा और मेरी छवि उसके दिमाग में उभर आई। मेरा पीला चेहरा, मेरी चुप्पी। ऐसा लगा जैसे उसका दिल दबाया जा रहा हो। अगर उसके पास विकल्प होता तो वह मुझे चोट नहीं पहुंचाती, लेकिन उसके परिवार में कई चीजें उसके बस में नहीं थीं। वे उसे कभी किसी साधारण व्यक्ति के साथ रहने की अनुमति नहीं देंगे, चाहे वह मुझे कितना भी पसंद करती हो। मुझे माफ कर दो, वो फुसफुसाई। उसका चेहरा पीला था। ग्रेजुएशन का दिन शायद आखिरी बार होगा जब हम मिलेंगे। होटल में टॉप फ्लोर के ऑफिस में वापस आकर लग्जरी माहौल ने मुझे वहां बैठने में असहज महसूस कराया। 2 और आधा मिनट बाद 60 के दशक में एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया। मास्टर, यंग मास्टर। बूढ़े चेन, मेरे पिता ने कहा, मैं इस बच्चे को तुम्हारे लिए छोड़ाता हूं। हाल ही में काफी नीलामी हो रही है, उसे साथ ले जाओ। उसे इस शहर में हान परिवार का असली रुतबा समझने दो। ओल्ड चेन ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। समझा। मेरे पिता ने मुझे देखा। हमारा पारिवारिक व्यवसाय 1 या 2 वाक्यों में समझाने के लिए बहुत जटिल है। बस चेन का पालन करो, सीखते रहो और एंजॉय करो। यहां ये कार्ड लो। मैंने इसे देखा और स्वाभाविक रूप से पूछा, इसमें कितना है? इससे क्या फर्क पड़ता है? अपनी मौजूदा क्षमता के साथ तुम इसे वैसे भी पूरा खर्च नहीं कर पाओगे।
बस इसका उपयोग करो। वह रुके, फिर जोड़ा, मैंने उस चिन्ह परिवार की लड़की के बारे में भी पता किया। इन सिटी में उनकी एक छोटी कंपनी है, कुछ खास नहीं, लेकिन उनका परिवार एन परिवार से जुड़ा है। यदि तुम चाहो तो मैं बस उनका पूरा व्यवसाय खरीद सकता हूँ और उस लड़की को तुम्हारी सेक्रेटरी बना सकता हूँ। तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। उस बात ने मुझे फिर से हैरान कर दिया। मैं चिनमिंगू के बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उसने कभी इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन मैं मूर्ख नहीं था। केवल उसकी जीवन शैली से मुझे पता था कि उसका परिवार शक्तिशाली है। और फिर भी मेरे पिता कह रहे थे कि वह बस उन्हें खरीद सकते हैं। मेरा दिल तेजी से धड़का, लेकिन मैंने तुरंत कहा, पिताजी, मुझे उसके साथ चीजें खुद संभालने दें। उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं इन सिटी का व्यवसाय तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। तुम वैसे भी ग्रेजुएट हो चुके हो। तुम्हारी माँ और मैं सालों से व्यस्त हैं। समय आ गया है कि हम ब्रेक लें और यात्रा करें। उस पल मेरा फोन बजा। ये मेरे डॉर्म भाइयों में से एक था। शियान, तुम कहाँ हो? ग्रेजुएशन से पहले हैंग आउट करते हैं। आज रात हम एलिफेंट बार जा रहे हैं। बड़ी जगह, महंगी। हमारे बॉस ने इसे चुना है। हम उसका बटुआ खाली करने वाले हैं। जल्दी करो, हम प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, उसने फोन काट दिया। मेरे पिता मुस्कुराए। जाओ, अपने दोस्तों के साथ समय का आनंद लो। मैं तुम्हें एक काम देता हूं, पहले 1 मिलियन खर्च करो। मैं अवाक था। क्या वह वास्तव में मुझे फिजूल खर्च बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे? जैसे ही मैंने एलिफेंट बार के लिए टैक्सी ली, इन सिटी की सबसे अच्छी नाइट लाइफ स्पॉट, जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने अपने 3 डॉर्म भाइयों को 4 लड़कियों के साथ बेसब्री से इंतजार करते देखा। शियावान, आखिरकार तीसरा भाई दौड़ कर आया। लड़कियों ने शायद ही मुझे पहचाना। बेशक मैं ठीक लग रहा था, लेकिन इस फ्लैशी माहौल में मेरे सस्ते कपड़े मुझे इनविजिबल बना रहे थे। क्लब के अंदर हमारे डॉर्म लीडर हिशे ने गर्व से घोषणा की कि वह आज रात बद्दा खर्च करने के लिए 1500 येन लाया है। लेकिन हकीकत तेजी से सामने आई। वह राशि मुश्किल से न्यूनतम खर्च को कवर कर पाई। 12 बियर, और हम सबसे अंधेरे, सबसे अनदेखे कोने में बैठ गए। जिस पल 4 लड़कियां बैठी, उनके एक्सप्रेशन बदल गए। 8 लोग, 12 बियर। यह शर्मनाक था, क्योंकि नाइट क्लब में सबसे महत्वपूर्ण चीज ड्रिंक्स नहीं, फेस है। ओह, क्या ये किश नहीं है? एक मजाक उड़ाने वाली आवाज आई। एक गरीब लड़का जो नाइट क्लब में अमीर बनने का नाटक कर रहा है। बस ये कुछ बियर। और शियावान भी यहाँ है। टिनमिंग यू द्वारा डंप कर दिया गया और अपना दुख डुबोने आया है। मैंने देखा, ये वांगस था, एक अमीर दूसरी पीढ़ी का छात्र जो जूनियर ईयर से ही BMW चलाता था। हमेशा लड़कियों से घिरा रहता था। मेरे रूममेट्स ने मुझे देखा। उन्हें बस मेरे ब्रेकअप के बारे में पता चला था। चिन मिंग यू हमारे विश्वविद्यालय में मूल रूप से एक देवी थी। अनगिनत लड़कों ने उसका पीछा किया, और फिर भी उसने मुझे चुना। इसने मुझे कैंपस के लगभग हर लड़के के लिए ईर्ष्या का लक्ष्य बना दिया। तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? मैंने ठंडे शब्दों में कहा। जो मैं कहता हूं उसका तुमसे भी कोई लेना देना नहीं है, उसने लापरवाही से जवाब दिया। फिर मुझे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और लड़कियों की ओर मुद्द गया। देवियों, मेरी टेबल पर ड्रिंक क्यों नहीं पीती? उसने क्लब के केंद्र के पास एक टेबल की ओर इशारा किया। प्रीमियम शराब की 2 बोतलें, जिनकी कीमत हजारों थी, तेज रोशनी में चमक रही थीं। लड़कियों की आंखें तुरंत चमक उठीं, लेकिन वे हिचकिचाईं। बस थोड़ी देर बैठेंगे और चले जाएंगे। हमारी टेबल का मूड पहले ही खराब हो चुका था। जल्द ही लड़कियों ने कहा कि वे रेस्टोरेंट जा रही हैं और कभी वापस नहीं आईं। आधा घंटा बीत गया। शियू चिंतित हो गया। लुलू, और बाकी कहाँ हैं? क्या कुछ हुआ? कुछ हुआ? तीसरे भाई ने हंसकर इशारा किया। देखो, हमने उसकी उंगली का पीछा किया। वे वहीं वांगज की टेबल पर थे, हंस रहे थे और खुशी से पी रहे थे। चिशु ने टेबल पटकी और चल दिए। लुलू, इसका क्या मतलब है? और तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? उसने उपहास किया। तुम मुझे यहां लाए और केवल 12 बियर मंगवाई। यह शर्मनाक है। वांगा जोर से हंसा। मैंने तुमसे कहा था कि गरीब लाडकों को यहां लाडुकियों को नहीं चुनना चाहिए। मैंने धीरे से सिर हिलाया। वह सही है, यह ऐसा काम नहीं करता। फिर मैं खड़ा हो गया और चिल्लाया, वेटर! एक वेटर भागा आया। हाँ सर, मेरे लिए सेंटर टेबल खोलें। मैंने क्लब में सबसे प्रमुख स्थान की ओर सीधे इशारा किया। मेरे दोस्त घबरा गए। शियावान, क्या तुम पागल हो? वहां न्यूनतम 15,000 है। वांगजा हंसा। उसे अनदेखा करो, वह इसका खर्च नहीं उठा सकता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने पिता द्वारा दिया गया कार्ड निकाला और उसे टेबल पर पटक दिया। अपनी 9,800 प्रति बोतल निकालो, एस ऑफ स्पेड्स, सबसे अच्छा डिस्प्ले। जितनी बोतलें तुम्हारे पास हैं सब ले आओ। वेटर जम गया। अकेले उसकी कीमत एक छोटी सी किस्मत होगी। लेकिन जब उसने कार्ड देखा तो वो हिचकिचाया, फिर भाग गया। जल्द ही मैनेजर आया, बेहद विनम्र। सर, हमारे पास ठीक 88 बोतलें बची हैं। उसका कुल 1 मिलियन होगा। मैंने अपना हाथ लहराया। आगे बढ़ो। बीप। POS मशीन ने भुगतान की पुष्टि की। 1 मिलियन।
उस पल में मैनेजर और वेटर उत्साह से भर गए। उनका कमीशन अकेले 1 लाख से अधिक होगा। इस बीच मेरे 3 रूममेट्स वांगजू और 4 लड़कियां पूरी तरह से दंग रह गईं। क्या यह सच था? गरीब लड़के ने बस 1 मिलियन खर्च कर दिए। हमारे चारों ओर हजारों खर्च करने वाले ग्राहक ईर्ष्या के साथ मुझे घूर रहे थे। अपने जीवन में पहली बार मैंने उस तरह की निगाहें महसूस की। किन मिंगू, तुमने मुझे वास्तव में कुछ सिखाया। मैंने अपनी आंखें खोली और मेरे सामने लगी 88 बोतलों को देखा। आमतौर पर लोग उन्हें बाद में दिखाने के लिए स्टोर करते, लेकिन मुझे तो यह भी नहीं पता था कि यह एक विकल्प था। सब खोल दो, सब की सब। वेटर हकलाया। तुम खत्म नहीं कर पाओगे। खत्म नहीं कर सकूंगा। मुझे लगा कि एक रात में 1 मिलियन खर्च करना पागलपन था, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जिस पल मैंने उस नीलामी में कदम रखा, मुझे एहसास हुआ कि असली शक्ति असल में कैसी दिखती है। वेटर ने आखिरकार समझ लिया कि उस रात एक सच्चा टाइकून कैसा दिखता है। वही वांगज जो पहले इतना अहंकारी व्यवहार कर रहा था, अब उसके चेहरे पर गर्व का कोई निशान नहीं बचा था। वह सम्मानपूर्वक मेरे पास आया, लगभग झुकते हुए। ब्रदर हान, मैं पहले कुछ नहीं समझा। मैंने आपको अपमानित किया। कृपया मुझे माफ करें, ब्रदर हान। जिस तरह से उसने मुझे संबोधित किया था वह पूरी तरह बदल गया था, और बस ऐसे ही पूरी रात लग्जरी और अराजकता में डूब गई। यह बेतुका था। मैं सोफे पर पीछे की ओर झुक गया। आंखें आधी बंद थीं, लेकिन मेरा दिमाग उस डिनर सीन को बार बार चला रहा था। चिनमिंग यूएस की आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। ऐसा लगा जैसे मेरे सीने में कोई चाकू घूम रहा हो। जब मैं जागा तो मेरा सिर ऐसा लग रहा था जैसे फटने वाला है। मैंने उत्साह में बहुत ज्यादा पी लिया था। मुझे याद भी नहीं था कि रात कैसे खत्म हुई। एकमात्र चीज जो मुझे अस्पष्ट रूप से याद थी वह थी ओल्ड चेन का क्लब के प्रवेश द्वार पर आना और मुझे वापस हमारे होटल ले जाना। मैंने अपनी कनपटियों को रगड़ा और चारों ओर देखा। मैं एक बेहद लग्जरी कमरे में था। मैंने अपना फोन उठाया और क्लास ग्रुप चैट फट चुकी थी। संदेश बिना रुके आ रहे थे। क्या तुमने सुना? लुभाई ने पहले ही अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी है। वह ग्रेजुएशन के दौरान हमारे स्कूल में लोगों को भर्ती करने भी गया था। यह पागलपन है। बस ग्रेजुएट हुआ और पहले से ही बॉस। खैर, उसके पिता को देखो। बेशक वह ऐसा कर सकता है। हे, क्या तुमने झाओ कॉरपोरेशन के बारे में सुना है? उनके जनरल मैनेजर जी बोधा हैं। बड़ी कंपनी। काउंसलर निश्चित रूप से शियाओहान जैसे लोगों की सिफारिश करेगा। शियाओहान को इसकी क्या जरूरत है? उसके पास किनमिंग यू है। उसने शायद उसके लिए सब कुछ पहले ही तय कर लिया है। मैंने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया उसका नाम देखकर। इसमें अभी भी दर्द था। एनजी बोधा। वह नाम मैंने कल रात वांगज से ही ठीक से सीखा था। फिर मुझे याद आया कि आज दोपहर मुझे एक नीलामी में शामिल होना था। मैंने समय चेक किया। दोपहर होने वाली थी, इसलिए मैं उठा और रेस्टोरेंट की ओर बढ़ा। जिस पल मैं अंदर गया, मैंने 2 परिचित आकृतियों को अपनी ओर आते देखा, चिन मिंग यू और जी बोधा। मैं गहराई से बता सकता था कि वह उसके करीब नहीं रहना चाहती थी। इन सभी वर्षों में एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में उसके दिल में था वह मैं था, लेकिन परिवार के दबाव ने उसके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। जब उसने मुझे देखा तो वह स्पष्ट रूप से हैरान थी। उसके और जोड़ा के बीच थोड़ी दूरी थी, लेकिन तुरंत वह करीब आ गई और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस एक क्रिया ने मेरी पुतलियों को सिकोड़ दिया। जोड़ा हल्के से मुस्कुराया। दिलचस्प। अगर मुझे सही याद है तो ये होटल सस्ता नहीं है। कोई भी यहां रहने का खर्च कैसे उठा सकता है? कौन जाने। चिनमिंग यू ने मुझे देखा और धीमी हंसी निकाली। वो हंसी सीधे मेरे आर पार निकल गई। वेटर! जोड़ा ने अपनी उंगलियों को सुंदरता से झटका और आसानी से व्यंजन ऑर्डर करना शुरू कर दिया। वेटर! मैं अचानक चिल्लाया। मेरा स्वर उसके पॉलिश के हुए व्यवहार के पूरी तरह विपरीत था। फिर मैंने उनकी टेबल की ओर इशारा किया। जो भी उन्होंने ऑर्डर किया मेरे लिए 2 गुना लाओ। मैंने जोड़ा की आंखों में मजाक उड़ाने वाली नजर देखी। जल्द ही व्यंजन आ गए। मैंने अपने बर्तन उठाए और लापरवाही से कहा, तुम जानते हो, हर भोजन से पहले तुम मुझे पहले हस्बैंड बुलाती थी, लेकिन मुझे लगता है चीजें बदल जाती हैं। चिनमिंगू का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह बकवास है। कभी मैं साफ तौर पर जिभों के एक्सप्रेशन में बदलाव देख सकता था। अच्छा, ये वही था जो मैं चाहता था। मैंने एक लॉबस्टर पकड़ा और जारी रखा। तब तुम खुद मुझे पहला निवाला खिलाती थी, मुंह से मुंह में। आह, समय वाकई बदल गया है। हर शब्द उनके कानों में पूरी तरह उतरा। शियाओहान, ये बहुत है। उसने टेबल पटकी और खड्डी हो गई, मुझे घूरते हुए। मैंने उसे शांति से देखा। मिस, मैं बस खा रहा हूं और बात कर रहा हूं। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? उसने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की, फिर अपना बैग उठाया। चलो। वो मुड़ी और बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। झोड़ा जल्दी से उसका पीछा किया। मिंगू, तुम्हें उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने उसे जाते देखा, मेरे चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई।
मेरे सामने रखा भोजन अचानक मोम जैसा स्वाद देने लगा। छोड़ो इसे, मैं नहीं खा रहा हूं, मैं चिढ़कर खड़ीरा हो गया। इस बीच चिन मिंग यू होटल की लॉबी में बैठकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह इसलिए गुस्सा नहीं थी क्योंकि मैंने क्या कहा, उसे परवाह नहीं थी कि जिबुआ क्या सोचता है। जो वास्तव में उसे परेशान कर रहा था वह ये था, मैं इतना कैसे बदल गया था। मिशी, जिसे वह जानती थी, वह सौम्य, मेहनती, स्थिर था, लेकिन अब मैं किसी लापरवाह, अशिक्षित ठग जैसा लग रहा था। वह मुझे इस तरह नहीं देखना चाहती थी। वह मुड़ी और उसने झूठा को आते देखा, लेकिन उसकी नजर उस पर एक सेकंड के लिए भी नहीं टिकी। इसके बजाय उसने उसके पार देखा और मुझे वहां अकेला खड़ा देखा, खोया हुआ। उस पल उसका ज्यादातर गुस्सा फीका पड़ डीएच गया। आखिरकार वही थी जिसने मुझे सबसे पहले चोट पहुंचाई थी। फिर अचानक एक विचार उसके दिमाग में आया, मैं अभी भी यहां क्यों रुका था। एक संभावना उसके दिमाग में आई। वह तुरंत फ्रंट डेस्क पर गई और मेरे बारे में पूछा। जांच करने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मिस्टर हान ने हमेशा सब कुछ अपने अकाउंट में चार्ज किया है। उसने एक लंबी सांस ली। क्या कल उसके शब्द बहुत कठोर थे? क्या उन्होंने मुझे किनारे पर धक्का दिया था? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपना फोन निकाला। उसके अकाउंट में 30,000 डालो, नहीं 50,000 कर दो। भुगतान स्कैन करने के बाद वह चुपचाप चली गई। रिसेप्शनिस्ट भ्रमित लग रही थी। यंग मास्टर अपने खुद के होटल में खर्च कर रहे थे, तो कोई और उसके बिल क्यों चुका रहा था? आधा घंटा बाद मैं फ्रंट डेस्क पर गया। मेरे रूम के खर्च क्लियर करो सर। एक दयालु महिला ने पहले ही आपके अकाउंट में 50,000 क्रेडिट कर दिए हैं। दयालु महिला। मेरा एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। मैंने काउंटर पर अपनी मुट्ठी पटकी, रिसेप्शनिस्ट को डरा दिया। अंदर ही अंदर मैंने बड़बड़ाया, चिन मिंगू, क्या तुम्हें लगता है कि यह मुआवजा है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी चैरिटी की जरूरत है? मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर मैं जोर से चिल्लाया, वो पैसा उसे वापस कर दो। ओल्ड चेन पूरे समय मेरे बगल में खड़े थे, हमेशा की तरह शांत। यंग मास्टर, आज दोपहर का शेड्यूल नीलामी है। होटल के बाहर चिन मिंग यू एक मर्सिडीज सी क्लास में चली गई। उसके दर्जे के किसी व्यक्ति के लिए यह वास्तव में बहुत लो प्रोफाइल था। माँ, मुझे पता है, मैं आज दोपहर नीलामी में शामिल होंगी, उसने फोन पर कहा। होटल के प्रवेश द्वार पर ओल्ड चेन ने गाड़ी चलाई, जबकि मैं पीछे बैठा था। उन दस्तावेजों को पलट रहा था जो उसने मुझे दिए थे, हमारे परिवार की संपत्ति के विवरण, साथ ही आज की नीलामी के लिए उपस्थित लोगों और वस्तुओं की एक सूची। यंग मास्टर, ओल्ड चेन ने शांति से कहा। मास्टर ने निर्देश दिया, आज आपको जो कुछ भी पसंद है आप उसके लिए बोली लगा सकते हैं। यहां कोई भी हमारा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसका आत्मविश्वास पूर्ण था। दोपहर 4 बजे नीलामी शहर के सबसे एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्लब में आयोजित की गई। प्रवेश द्वार लग्जरी कारों से भरा था। जिस पल मैंने कदम रखा, मैंने अच्छी तरह से कपड़े पहने पुरुषों और महिलाओं को कैजुअल बात करते देखा। जिस पल उन्होंने मुझे देखा, एक पूरी तरह से अपरिचित चेहरा, वे सभी उत्सुकता के साथ देखने लगे। यह सर्कल छोटा था, नए चेहरे सिर्फ अनदेखे नहीं दिखाई देते थे। मेरी उपस्थिति अचानक थी। बच्चे, तुम कहां से हो? लगभग 25 साल का एक आदमी मेरे पास आया। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या तुमने अपना सम्मान भुगतान किया? अपना सम्मान भुगतान किया। मैंने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। यहां के रास्ते में ओल्ड चेन ने इस सर्कल के कई नियमों को समझाया था, लेकिन यह नहीं। आदमी ने अपना सिर हिलाया जैसे वो मुझे एक सबक सिखा रहा हो। इस शहर में व्यापार सीमित है। यदि तुम साझा करना चाहते हो तो तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें नहीं सिखाया? अन्य लोग आसपास जमा हो गए। ये नए अमीर प्रकार हर पीढ़ी के साथ और अधिक परेशान करने वाले होते जा रहे हैं। मुझ पर हर नजर में अहंकार था। उस पल ओल्ड चेन पास आए। स्पष्ट रूप से नहीं बताने के लिए मेरी चूक है, लेकिन मेरे यंग मास्टर के लिए अन्य हमें सम्मान देते हैं, हम किसी को सम्मान नहीं देते हैं। जो कोई भी इस शहर में व्यापार करना चाहता है, उसे हान परिवार की मंजूरी की आवश्यकता है। जिस पल उन अहंकारी पुरुषों ने ओल्ड चेन को देखा, उनके एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। मिस्टर चेन, वे सभी सम्मानपूर्वक झुके। ओल्ड चेन थोड़ा मेरी ओर मुड़े। यंग मास्टर, और बस ऐसे ही जिन्होंने पहले मेरा मजाक उड़ाया था वे सभी जम गए। उनके चेहरे बदसूरत हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ कोई नया व्यक्ति हूं जिसे वे डरा सकते हैं, लेकिन मैं हान परिवार का वारिस था। ब्रदर हान, मैं पहले गलत था, कृपया इसे दिल पर न लें। उनकी उम्र चाहे जो भी हो, वे सभी मेरे पास आए और मुझे ब्रदर हान कहकर बुलाया, क्योंकि यह पहचान ऐसी नहीं थी जिसे वे नाराज करने का खर्च उठा सकें। क्लब के अंदर हॉल को खूबसूरती से सजाया गया था। एक भव्य मंच केंद्र में स्थित था, जो व्यक्तिगत हाई एंड सीटों से घिरा था। हर एक पर नाम लिखे थे। मैंने कमरे को स्कैन किया। नहीं, मेरा नाम वहां नहीं था, लेकिन 2 नामों ने मेरा ध्यान खींचा। चिनमिंग यूजी, बोधा यंग मास्टर, हम ऊपर हैं। चेन ने दूसरी मंजिल की ओर इशारा करते हुए कहा।
वहां एक अर्ध पारदर्शी प्राइवेट कमरा पूरे हॉल को ऊपर से देख रहा था। अंदर से हम सब कुछ देख सकते थे, लेकिन बाहर कोई भी हमें नहीं देख सकता था। जल्द ही नीलामी शुरू हुई। मेजबान ने भीड़ को ऊर्जावान बनाया, जबकि एक सुंदर सहायक ने आइटम के बाद आइटम प्रस्तुत किया। मैं पूरे समय बस देख रहा था। मैंने एक बार भी बोली नहीं लगाई। ओल्ड चेन मुझे याद दिलाने में मदद नहीं कर सके। यंग मास्टर, भले ही यहां कोई भी आपसे प्रतिस्पर्धा न कर सके, आपको कम से कम दिखावे के लिए कुछ आइटम पे बोली लगानी चाहिए। ठीक उसी समय अगला आइटम दिखाई दिया। 2 दुर्लभ बंद टिकटें संग्राहकों के लिए। वे बेशकीमती थे। पहली बार चिनमिंगू ने अपना पैडल उठाया। 1 लाख। मिंगू, तुम टिकटों में रुचि रखती हो? झूठा ने पूछा। उसने अपना सिर हिलाया। एक बुजुर्ग को वे पसंद हैं। मेरी माँ ने मुझे ये उपहार के रूप में खरीदने के लिए कहा है। टिकट इकट्ठा करना कला या प्राचीन वस्तुओं जितना लोकप्रिय नहीं था, लेकिन संयोग से कमरे में 2 अन्य भी रुचि रखते थे। कीमत तेजी से 5 लाख तक बढ़ गई। यदि मिस चिन वास्तव में उन्हें चाहती हैं, तो मैं पीछे हट जाऊंगा, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने हंसकर कहा। उसने हल्का सा सिर हिलाया। धन्यवाद। 1 लाख पहली बार। दूसरी बार 1 मिलियन। ओल्ड चेन की आवाज वीआईपी रूम से गूंजी। अगर यह उसके खुद के लिए होता तो वह हार मान लेती, लेकिन यह एक बड़े बुजुर्ग के लिए था। उसने गहरी सांस ली। 2 मिलियन। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन मैं बता सकता था कि यह आइटम की कीमत से बहुत ज्यादा था। जोड़ा तुरंत खड़ा हो गया। मिंगू, चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारे लिए ले आऊंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसने ऊपर देखा। ब्रदर, मैं जो परिवार ओवेन प्रांत से जोड़ा हूं, यह आइटम एक बुजुर्ग के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे थोड़ा सम्मान देंगे। फिर उसने अपना पैडल उठाया। 3 मिलियन। 3 मिलियन। पहली बार, दूसरी बार। हथौड़ा गिरने से पहले ओल्ड चेन फिर से बोले। उनकी आवाज शांत लेकिन अटल थी। वह चाहे जो भी कीमत लगाए, हम 1 मिलियन और जोड़ेंगे। पूरा वेन्यू गूंज उठा। उस एक वाक्य ने दिखा दिया कि असली दौलत कैसी दिखती है। प्राइवेट रूम के अंदर ओल्ड चेन मेरे बगल में खड्डी हो रही थे। यंग मास्टर, भले ही हम यहां सबसे अमीर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा धक्का न देना ही बेहतर है। मैंने खिड़की से बाहर देखा और शांति से पूछा, ओल्ड चेन जी, परिवार का व्यवसाय कैसा है? ओल्ड चेन ने जवाब देने से पहले 1 सेकंड भी संकोच नहीं किया। मैंने सोचा कि आखिरकार मेरा नियंत्रण है, लेकिन जिस पल मैंने वापस हमला करने का फैसला किया, मुझे एहसास हुआ कि यह दुनिया कल्पना से परे शक्ति पर चलती है। और इस बार मैं सिर्फ जीतने नहीं वाला था, मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलने वाला था। ओल्ड चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। इनन प्रांत में जी परिवार को काफी प्रभावशाली माना जाता है। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया। टेबल पर लयबद्ध तरीके से 4 उंगलियां थपथपाई। मेरी नजर ठंडी थी। मुझे जी परिवार की हर चीज चाहिए, उनकी संपत्ति, पार्टनर, हर एक विवरण। ओल्ड चेन का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। वह तुरंत समझ गए। यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, मैं एक चाल चलने की तैयारी कर रहा था। भले ही मेरे पिता ने मुझे गरीबी में पाला था, उन्होंने मेरी शिक्षा की कभी उपेक्षा नहीं की। यूनिवर्सिटी में मेरा हर मेंटर व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा चुना गया था। टॉप टियर एलिट्स, जिन्होंने मुझे सटीकता के साथ ट्रेन किया था। मैंने हमेशा सीखने को गंभीरता से लिया था, और उसी वजह से ओल्ड चेन मेरी क्षमता पर पूरी तरह भरोसा करते थे। और यही कारण था कि मेरे पिता ग्रेजुएशन के तुरंत बाद शहर के सभी व्यवसाय मुझे सौंपने में आश्वस्त महसूस कर रहे थे। लेकिन अभी ओल्ड चेन ने मेरी आंखों में कुछ और ही देखा, एक तीखी, भारी आक्रामकता। नीचे जोड़ा ने गहरी सांस ली, एक मुस्कान मजबूर की। मित्र, व्यवसाय में अधिक सहयोगी होना हमेशा बेहतर होता है। यह आइटम एक बुजुर्ग के लिए है, मुझे यह चाहिए। उस बयान ने उनकी दृढ़ता साफ कर दी। फिर उसने अपना पैडल उठाया। 5 मिलियन। बोली लगाने के बाद वह शांति से बैठ गया, बिल्कुल चुप, यह सोचकर आश्वस्त कि जीत पहले से ही उसकी है। ऊपर वीआईपी रूम फिर से शांत हो गया। ऐसा लगता है कि जी परिवार वास्तव में अधिक मजबूत है। दोनों पक्षों द्वारा अपनी दृढ़ता दिखाने के बाद हान परिवार पीछे हट गया। होस्ट ने हथौड़ा उठाया। 5 मिलियन। पहली बार, दूसरी बार। क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने पहले क्या कहा था? ओल्ड चेन की आवाज फिर से हवा में गूंजी, इस बार स्पष्ट गुस्से के साथ। वह जो कुछ भी बोली लगाता है, हम 1 मिलियन और ऊपर जाएंगे। पूरा हॉल गूंज उठा। हान परिवार ने एक बार फिर पूर्ण प्रभुत्व दिखाया। जोड़ा का आत्मविश्वासी एक्सप्रेशन तुरंत बिखर गया। उसका चेहरा बदसूरत हो गया। क्या हान परिवार पागल था? टिकटों की एक जोड़ी के लिए इतना कुछ? क्या वे ये भी नहीं जानते थे कि वह कौन था? होस्ट ने संकोच नहीं किया। उसने हथौड़ा पटक दिया। सोल्ड। आइटम हान परिवार को जाता है, शुरू से अंत तक। मैंने एक बार भी टिकटों की ओर नहीं देखा था। मेरी आंखें एक ही व्यक्ति पर टिकी थीं। किन मिंगू, तुम अपने उस अहंकार को कब छोड़ोगी? मैंने धीरे से अपने होठों में बुदबुदाया। कल के ब्रेकअप के दौरान उसका शांत रवैया मेरे दिमाग में ऐसे लूप की तरह चल रहा था जिससे मैं बच नहीं सकता था।
एक बेतुकी कीमत पर बिके 2 टिकट ओल्ड चेन को डिलीवर कर दिए गए। मैं वीआईपी पैसेज से वेन्यू से बाहर निकला। ब्रदर हान, वो काफी साहसी कदम था। 2 टिकटों के लिए 6 मिलियन। लगता है तुम उतने सुलभ नहीं हो जितने दिखते हो। एक खूबसूरत महिला मेरी ओर बढ़ी, धीरे से मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। ब्रदर हान, मेरा नाम लू है। मैं ली श्यांग की महिला हूं। ये नाम जाना पहचाना लगा, शहर में कुछ प्रभाव वाली एक रियल एस्टेट हस्ती। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही हमारे हाथ मिले, मैंने शिन मिंगू और जोड़ा को हमारी ओर आते देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने लिनू की कलाई पकड़ी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैं आज रात फ्री हूं। हमारे शरीर करीब थे, जानबूझकर अंतरंग, और वह पल बिल्कुल चिन मिंगू और जोड़ा द्वारा देखा गया। जिस पल उसने मुझे दूसरी महिला के साथ चिपके देखा, चिन मिंगू का एक्सप्रेशन अस्वाभाविक रूप से सख्त हो गया। एक सेकंड के लिए उसे मुझे पास बुलाकर अलग करने की भी इच्छा हुई। जोड़ा ने ठंडी हंसी निकाली। यह शियावान, वो महिलाओं के साथ काफी कुशल है, लेकिन एक आदमी को खुद पर भरोसा करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहना, वह कचरे से अलग नहीं है। उनके कार में बैठने के बाद लीनू धीरे से मुझसे दूर हो गई और आकर्षक तरीके से मुस्कुराई। ठीक है बड़े भाई। वे चले गए। तुम्हें अभिनय जारी रखने की जरूरत नहीं है। उसने मेरे हाथ में कागज का एक टुकड़ा खिसका दिया। तुम पर इसके लिए डिनर बकाया है। इसके साथ वह मुड़ी और चली गई, पीछे एक हल्की सुगंध छोड़ गई। पोर्श के अंदर चिन मिंगू ने रियर व्यू मिरर के माध्यम से लिनू की सुरुचिपूर्ण आकृति को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मिंगू, क्या हुआ? जोड़ा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पीछे खींच लिया। उसने अपने माथे पर लटकी बालों की लटों को हटाया और सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस ठीक महसूस नहीं कर रही हूं। कार को आगे रोक दो, मैं वापस जाऊंगी। बिना महसूस किए उसकी मुट्ठियां कसकर भींच गईं। उसका दिमाग लिनू की मेरी बाहों में होने की छवि को बार बार चला रहा था। किनमिंगू, तुम ही थी जिसने पहले छोड़ा था। अब से उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वह खुद को यह बताती रही कि कल शायद आखिरी बार होगा जब हम एक दूसरे को देखेंगे। वह बुदबुदाई। उसकी आंखें हल्की चमक रही थीं। ओल्ड चेन की कार मेरे सामने आकर रुकी। मैंने गहरी सांस ली। कल ग्रेजुएशन सेरेमनी है यंग मास्टर, ओल्ड चेन ने कहा। एक रिपोर्ट है, कुछ नई उभरती कंपनियां सर्कल में प्रवेश करना चाहती हैं। उन्हें आपकी मंजूरी चाहिए। उनमें से एक आपका क्लासमेट लुभाई है। मैंने बिना बोले सिर हिलाया। मैं लुभाई को जानता था, अहंकारी, लेकिन हम मुश्किल से ही बातचीत करते थे। होटल में वापस आकर ओल्ड चेन ने मुझे जी परिवार, उनके निवेश, व्यापार चैनलों और संपत्ति संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उस रात मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठा सब कुछ व्यवस्थित कर रहा था। जी परिवार से निपटने के लिए एक संपूर्ण योजना मेरे ठीक सामने आकार ले रही थी। देखते हैं कि क्या तुम्हारी ताकत तुम्हारे अहंकार से मेल खाती है जोड़ा। तुम शहर के व्यापार सर्कल में प्रवेश करना चाहते हो। दिलचस्प। अगली सुबह मैं स्कूल गया। शियाओ हान यहाँ है, हमारा टॉप छात्र। 4 साल की स्कॉलरशिप। कंपनियां जरूर तुम्हारे लिए लड़ रही होंगी, है ना? चलो। चिन मिंगू ने शायद पहले ही उसके लिए सब कुछ तय कर लिया होगा। हर कोई उसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जानता था। जैसे ही इसका उल्लेख किया गया, सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। वह धीरे से मुस्कुराई। आहान और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। अच्छा हुआ। एक जोर की हंसी गूंजी। मैं कह रहा था, शियाओवान जैसा हारा हुआ इंसान मिंगू के साथ कैसे हो सकता है? हर कोई देख रहा था। यह लुई था, लंबा, हैंडसम, अहंकार से भरा। शियाओवान, तुम्हें आईने में देखना चाहिए। तुम्हारा कौन सा हिस्सा उसका हकदार है? वह मजाक उठाते हुए मेरे पास आया। मैंने उसे शांति से देखा। और तुम्हें लगता है कि तुम हो? कुत्ते भी इतनी जल्दी नहीं भौंकते। तुमने क्या कहा? उसका एक गुर्गा तुरंत दौड़ा आया और मुझे धक्का दिया, लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार। क्लासमेट्स ने इसे रोकने के लिए जल्दी से कदम रखा, लेकिन उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। छोड़ो इसे। लुभाई ने लापरवाही से हाथ हिलाया। उसके जैसे कचरे के साथ क्यों परेशान होना? चलो, रिक्रूटमेंट फेयर शुरू हो रहा है। ग्रेजुएशन रिक्रूटमेंट फेयर खचाखच भरा था। प्रसिद्ध कंपनियां आ गई थीं और छात्र बेताब होकर अपना रिज्यूमे जमा कर रहे थे, लेकिन लुभाई, वह उनमें शामिल नहीं था। इसके बजाय वह धूप की छाया में एक भर्ती बूथ पर आराम से बैठा था। ठंडा ड्रिंक पीते हुए कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहा था, पूरी तरह से आराम से। हमारी आंखें मिलीं। वह मुस्कुराया। शियाओवान, मेरी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहते हो? मुझे अभी भी एक सफाई कर्मी की जरूरत है। तुम परफेक्ट रहोगे। हंसी तुरंत गूंज उठी। ब्रदर लू, तुम बहुत कठोर हो। उसे अभी भी 4 साल तक स्कॉलरशिप मिली थी। अब वह शौचालय साफ कर रहा है। उसके बगल में एक सुंदर लड़की लगातार कामुक नजरें डाल रही थी। मेरे चारों ओर लोगों ने तरस में सिर हिलाया। लुभाई स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली परिवार से था। इस तरह के शहर में उसका अपमान करना, खैर, वह जीवित रहना मुश्किल बना देगा। इस बीच
कंपनियां सक्रिय रूप से चिन मिंगू से संपर्क कर रही थीं। मिस चिन, आपका रिज्यूमे बेहतरीन है, हमारी कंपनी के लिए एकदम सही है। उसकी प्रतिभा और दिखावे ने उसे अत्यधिक मांग में बना दिया। क्षमा करें, जरूरत नहीं है। जोड़ा अचानक उसके बगल में दिखाई दिया। वह पहले से ही हमारे जीसी समूह की वाइस प्रेसिडेंट है। मुझे विश्वास है कि वह पद यहां किसी भी चीज से बेहतर है। उस बयान ने सबको चौंका दिया। शहर में जीसी समूह का प्रवेश पहले से ही प्रसिद्ध था। एक बार जब वे पूरी तरह अंदर आ गए तो यहाँ की पूरी व्यापारिक दुनिया हिल जाएगी। स्कूल गेट के बाहर ओल्ड चेन अपने फोन के साथ खड़े थे। मास्टर समझा, सब कुछ तैयार है। 18 कंपनियों के लिए नियुक्ति पत्र तैयार है। यंग मास्टर जल्द ही उन पर हस्ताक्षर करेंगे। उनके पीछे 10 रोल्स रॉयस सही फॉर्मेशन में लाइन में थीं, लाइसेंस प्लेट अनुक्रम में। यह एक चौंकाने वाला नजारा था। उनके पीछे ब्रांड न्यू सुपरकारों की कतारें, जो अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं थीं। वे सभी मेरे ग्रेजुएशन गिफ्ट थे। और उन कारों के पीछे 100 से अधिक युवा महिलाएं खड़ी थीं, प्रत्येक सोने के रेशम में ढकी ट्रे पकड़े हुए। उन कवरों के नीचे बेशकीमती प्राचीन वस्तुएं और संपत्ति के कागजात थे, जिनमें से प्रत्येक सामान्य लोगों के लिए जीवन भर के प्रयास के लायक थी। मास्टर, सब कुछ तैयार है। स्कूल को सूचित कर दिया गया है। काफिला जल्द ही प्रवेश करेगा। कुछ भी लीक नहीं हुआ है। यंग मास्टर को अभी भी कुछ नहीं पता है। ओल्ड चेन ने रिपोर्ट किया। अच्छा, मेरे पिता की आवाज फोन के माध्यम से आई।